हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। आज का टॉपिक है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्राचीन भारतीय प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वो आपका 16 था, जिसका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय महावस्तु और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजनपदों में वज्जी और जो मल का जो व्यवस्था था वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि जो बाकी जो आपका जो 14 महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाली थी। महाजनपदों की अपनी एक सेना होती थी और असमक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। मत्स्य महाजनपद पश्चिम भारत यानी राजस्थान में स्थित था। तो करेक्ट आंसर जो है सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध और एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूचीबद्ध किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद यानी बड़े राज्य निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके दो कथन दिए हुए हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम में बिहार लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक यानी जनपद राज्यों का निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी थी। खेती के लिए नए औजार और उपकरण की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करने लगे थे। इसलिए राजा अपने सैनिकों के लिए और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अनाज को जमा कर सकता था, जो कि इन भौतिक लाभों के कारण किसानों को अपनी ज़मीन से लगाव होना स्वाभाविक था। साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी ज़मीन हड़प कर फैलने लगे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति होती थी, वह अब अपने जन या समय संबंध भूभाग के प्रति हो गई। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी, सही है। दूसरा, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था, दूसरा दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। पूर्व से पश्चिम करने पर सबसे पहला जो महाजनपद आता है वो अंग है आपका, जिसमें मुंगेर और भागलपुर का जिला पड़ता है। मगध में आधुनिक पटना और गया का जिला पड़ता है और कुछ भाग जो है शाहबाद का भी पड़ता है। काशी जनपद में पश्चिम में कौशल जनपद और पूरब में उत्तर प्रदेश पड़ता है, पश्चिम में मत्स्य। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था। अजातशत्रु ने राज विस्तार का जो आक्रामक नीति से काम लिया, जिसने अपने समय में काशी और वैशाली को मगध में मिलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो स्टेटमेंट नंबर जो 1 है, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया, गलत। वो बिंबिसार की हत्या करके वो राजा बना था, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया, तो ये सही है। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 2, ओनली 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उदयन जो था वो अजातशत्रु के बाद मगध का राजा बना। उसके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है, उसने पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाया था। किसने? उदयन ने। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासक हुआ। नंद वंश का जो महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में जीन की मूर्ति को उठा ले आया। महापद्मनंद ने एक रात की उपाधि धारण की। मगध पर शिशुनाग वंश के शासन के समय अवंती राज्य की शक्ति को समाप्त कर उसे मगध राज्य में मिला लिया गया। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच की जो 100 साल पुरानी शत्रुता थी वो भी समाप्त हो गई। तो आपका स्टेटमेंट नंबर जो 1 है, हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनाया, गलत। पटना और
पटना और सोन नदी में गंगा और सोन नदी में संगम कर किला बना। एकारत उपाधि महापद्मनंद ने धारण की, तो ये आपका सही है, ये भी सही है। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? तो वो है मगध ने। मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे, तो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मगध जो है राज्य के पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, जिसके कारण से वे प्रभावशाली हथियार बना सकते थे। उनके विरोधी ऐसे हथियार आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते थे। मगध राज्य मध्य गंगा के मैदान के मध्य में पड़ता था। इस उर्वरक प्रदेश से जंगल साफ हो चुका था। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण सिंचाई के बिना भी अच्छी पैदावारी की जाती थी। यहाँ के किसान काफ़ी अनाज का उत्पादन करते थे और भरण पोषण के बाद भी उसके पास जो है काफ़ी अनाज बच जाता था। शासक कर के रूप में इस फाजिल उपज को एकत्रित कर लेते थे। मगध की दोनों राजधानियां, जो पहला जो है राजगीर हुआ करता था और बाद में पाटलिपुत्र बना, तो स्मारक दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण स्थानों पर था। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ था और मगध की दूसरी जो राजधानी है पाटलिपुत्र केंद्र भाग में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित कर सकता था। पाटलिपुत्र जो है गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। सोन और गंगा नदियों इसके पश्चिम और उत्तर में है, तो पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घिरे हुए थी। इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग भी था। तो स्टेटमेंट नंबर जो आपका पहला है, उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, सही है। दूसरा है, यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान में पड़ता था, सही है। इसकी दोनों राजधानियां स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ करती थी, दोनों सही है, यानी तीनों सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2, 1, 2, 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुरातत्व के अनुसार छठी सदी ईसा पूर्व में उत्तरी जो है काला पॉलिशदार मिडभार अवस्था का आरंभ हो चुका था। इसकी जो बनावट उत्कृष्ट कोटि की थी और यहाँ बहुत ही चिकना और चमकीला हुआ करता था। इस समय ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण का शुरुआत हो चुकी थी। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण काल था और तीसरी सदी में पक्की ईंट और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिला। तो पहला स्टेटमेंट जो है, यह उत्तरी काला पॉलिशदार मिडभार का आरंभ हो चुका था, सही है। दूसरा जो है भारत का द्वितीय नगरीकरण काल है, सही है। तीसरा जो इस काल में पक्की ईंट और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता है, तो ये गलत है। पक्की ईंट और जो आपके छल्लेदार कुएं का जो प्रयोग है वो तीसरी शताब्दी में मिला था। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में जो है शिल्प और वाणिज्य दोनों अपने अपने प्रमुख नेतृत्व के श्रेणियां बनाकर संगठित हो गए थे। इस काल के जो 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल लुहार, बरहिच, चम्रकारों और रंगकारों की श्रेणी का हुआ था। वाराणसी इस काल का महान व्यापार केंद्र था। व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकलकर कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया। इस काल में सबसे पहले धातु के सिक्के का चलन आरंभ हो चुका था। आरंभ में मुख्यतः ये सिक्के जो है वो चांदी के होते थे, कुछ तांबे के भी सिक्के मिले जो ये आहत यानी पंच मार्क कहलाते थे। पहला स्टेटमेंट है, इस काल में वाणिज्यों ने श्रेणी का निर्माण आरंभ हो चुका था, सही है। दूसरा, वाराणसी मुख्य व्यापार केंद्र था, सही है। इस काल में धातु सिक्के का प्रचलन आरंभ हो चुका था, सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
तो वैदिक ग्रंथों में आए शतमान और निष्क, जो वस्तुतः एक अलंकरण था, मुद्रा के नाम से जाना जाता था। पाली ग्रंथों में गांव के 3 प्रकार बताए गए। पहला प्रकार जो है वो सामान्य गांव, जिसमें विधि वर्णों और जातियों का निवास रहता था। ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक थी। और जो दूसरा है वो उपनगरीय गांव थी, जिसमें शिल्प ग्राम कहते थे। ये गांव को नगरों से जोड़ते थे। तीसरा जो है वो सीमांत ग्राम आते हैं, जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा को जोड़ते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो शतमान इस काल में प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस काल में महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे, जैसे मंत्री, सेना नायक, न्यायाधिकारी आदि। सैनिकों या फिर वसूल करने वाले अधिकारी होता था, वह व्यापारियों से उसके माल पर चुंगी वसूल करता था। बलि साधक वे अधिकारी होते थे जो किसानों से फसल का अनिवार्य रूप से देय का हिस्सा वसूलता था। तो महापात्र इस काल के उच्च कोटि अधिकारी होते थे, तो इसके लिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विधि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव जो है इस काल में हुआ, ये सही है। वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई। तो भारतीय विधि और जो न्याय विधि व्यवस्था का जो उद्भव है इसी काल में प्रारंभ हुआ, यानी 6ठी शताब्दी में। पहले जो है कव्याली कानून चलते थे, जिसमें वर्ण भेद का कोई स्थान नहीं था। धर्म सूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय किए गए और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्यों, साम्राज्यों और राजवारों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों के साथ राज्य, साम्राज्य और राजवारों का विकास हो रहा था, हुआ भी। इस राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो नदियों के किनारे में स्थित क्षेत्रों में ही सिर्फ हुआ। लोहे के व्यापक उपयोग से कृषि उपज में वृद्धि हुई, जिससे कृषि अधिशेष अधिक हुआ और कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीके भी खोजे गए, इजाज़त किए गए। इस आर्थिक प्रक्रिया से साम्राज्यों की जो नींव पड़ने में मदद की गई। इस प्रक्रिया का जो विभिन्न संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। तो आपका जो स्टेटमेंट है, कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीके का खोज चलन था, सही है। लोहे का व्यापक प्रयोग, सही है। विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव, इससे संस्कृतियों का कोई संबंध नहीं है। तो स्टेटमेंट जो सही है वो 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में, जैसे अंगुत्तर निकाय, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे राज्यों को इस ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कोई लोग का समूह शासन करता था। इस समूह में प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। 2 स्टेटमेंट है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, सही है। गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों का एक राजा नहीं, गलत है। गण और जो संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा नहीं, हर एक इंसान वहाँ का राजा कहलाता था। तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 1 है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड था जहाँ कोई जन अर्थात लोग, जन का जो मतलब है सिर्फ लोग से है। कुल का मतलब जनजाति या बस जाती है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक और संस्कृति दोनों से मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसने शासक सहित अन्य
अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया और अपेक्षा की जाती है कि शासक क्षेत्रीय वर्ग से हो। उस समय संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना ही माना जाता था। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करना होता था। आपके 4 स्टेटमेंट हैं। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहां लोग बसते थे। सही है। इस काल में ब्राह्मण ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। तो इस काल में जो है 6ठी शताब्दी में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ ने ब्राह्मणों ने रचना की। सही है। पड़ोसियों राज पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना अवैध माना जाता है। गलत है। पड़ोसी राज पर आक्रमण करना, धन एकत्रित करना ही वैध माना जाता था। गिफ्ट लेना वैध माना जाता था। शासकों का प्रयोग कार्य किसान, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा वेट वसूलना माना जाता था। तो ये भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य महाजनपद के रूप में उभरा। मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा जो है, लोहे के खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिसमें उपकरण या हथियार बनाना सरल हो गया था, आसान हो गया था। जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध था, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण था। गंगा इसकी उपनदियों से आवागम सस्ता और सुलभ हो गया था। तो अच्छी उपज थी। सही है। लोहे की खदानें, सही है। गंगा और उपनदियों के कारण जो सुलभ आवागमन हो गया, सही है। और जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज जो है बढ़ने लगी थी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग महाद्वीप में कुछ ही हिस्से में तक सीमित था या कुछ ही हिस्से में होता था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग जो है 20वीं सदी में शुरू हुआ था। उपज बढ़ाने का एक तरीका कुआं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। तो पहला स्टेटमेंट है, लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ ही भागों तक सीमित था। सही है। नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नदी मार्ग और भूमार्गों का बड़ा प्रयोग बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाने लगा। समुद्र तट के कई बंदरगाह से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका से पश्चिम एशिया और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। शासकों ने प्रायः इस मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और वे इन मार्गों पर व्यापारियों से उसकी सुरक्षा के बदले धन वसूल करने लगे थे। तमिल भाषा में मत्स्यथुवन और प्राकृतिक भाषा में शस्त्रवाहन और सेठी व्यापारी को कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची जैसे मसाले, कपड़े और जड़ी बूटी की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो पहला जो स्टेटमेंट है, व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। करेक्ट। धन व्यापारियों को मत्स्यथुवन और शतवाहन कहा जाता था। सही है। मसाले, कपड़े, जड़ी बूटी अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाई जाती थी। सही है। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला जो है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, संघ और धम्म। सही है। और अष्टांग मार्ग जैन धर्म के मानव दुखों को दूर करने के लिए 8 सूत्रों का मार्ग, ये सही है। तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 4। जो अष्टांग मार्ग जो है बौद्ध धर्म में, ना कि जैन धर्म में है। ठीक है। जो अष्टांग मार्ग है बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में नहीं है। बाकी आपका सारा स्टेटमेंट सही है।
और जो चार रत्न, जो बौद्ध धर्म में 4 रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक के अनुसार आनंद वंदन और सुखदा को देने वाला कौन था? पशु। जो है सूत पिटक में पालतू पशुओं को आनंद वदन और सुखद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? कौन सा महाजनपद नहीं है? वो है पुहार। प्रारंभिक बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में महाजनपद के रूप में 16 राज्यों के नाम से का उल्लेख है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती। पुहार जो है वो आपका महाजनपद नहीं है, यह दक्षिण भारत में चोल राजवंश का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।